हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल हम करने जा रहे हैं। यहाँ से पहले पिछली दो क्लासेस में मैंने आपको सारा बेसिक समझा दिया है। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं, 15 से 20 मिनट के, वो आप जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखना जरूरी है, क्योंकि पूरा बेसिक वहां से समझा दिया गया है। उस बेसिक को समझ के आप सारे सवाल कर सकते हैं। फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए सारे सवाल आपको यहाँ करवाने वाले हैं। मोस्टली सवाल हम आपको यहाँ पे करवा देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी डाउट के अपनी जर्नी को। जुड़े रहिएगा अंत तक, बोर्ड तक हम आपका साथ देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 का। सबसे पहला सवाल आपको बुक सामने रखनी है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड अपने पास नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ये करना है, केवल और केवल बुक खोल के रखनी है। वैसे मैं क्वेश्चन लगा दूंगा साइड में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, कुछ भी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है आपका 140। इसको क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 140 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है और कुछ भी नहीं है। 2 का भाग दूंगा। सबसे पहले 0 आ रहा तो 2 का भाग दिया, 2 7 14, 0 का 0, फिर वापस 2 का भाग जाएगा तो 2 तिया 6, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पंजो 10। अब यहाँ इसमें किसका 3 का जाएगा क्या? 6 7 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता तो 3 का नहीं जाएगा। उसके बाद में बात करूं 5 का भाग जाएगा तो 5 7 35, फिर 7 का जाएगा और 1। तो 140 के भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके, 140 के भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। यही आपका आंसर है। इस तरीके से आपको निकालना है। बहुत ईजी है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, बाकी सवाल फिर आपको करने हैं। जैसे कि चौथा क्वेश्चन आपके 5005, वो वाला मैं करवा देता हूँ आपको। चौथा क्वेश्चन आपका 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 5005 के किसका भाग जाएगा? 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 10 आता है और 10 में 3 का भाग नहीं जाता। अगर किसी को नहीं पता कि ये कैसे पता करते हैं कि इस संख्या का भाग जाता है या नहीं, तो कमेंट में बताना, मैं आपको उसका अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ भाग जाएगा 5 का, 5 एकम 5, 0 का 0 0, 5 एकम 5। उसके बाद अब किस संख्या का भाग जाएगा? अब यहाँ भाग जाएगा 1001 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा? देखता हूँ। यहाँ का 2 का जाता है, नहीं जाता। 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता। उसके बाद अपन 7 का देके देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बज गए, 30, 7 चौक 28, 21, 7 का चला जाएगा। 7 एकम 7, कितने बचे? 8 9 10, 3 बज गए, 30, तो 7 चौक 28, 2 बज गए 21, तो 7 या 21। अब 143 में किसका जाता है? 3 का देके देखो तो 3 का 6 7 8 9, 3 का चला जाएगा। 4 1 5 6 7 8, 8 में 3 का नहीं जाएगा। उसके बाद बात करूँ 5 का नहीं जाएगा, 6 का 7 का 7 दूनी 14, 7 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद 11, 11 एकम 11, 11 का चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11 एकम 11, 3 33 13, और ये हो जाएगा आपका 13। तो 5005 इसके भाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके। 5005 के भाज्य गुणनखंड लिखने हैं 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको बस इस तरीके से लिख देना, ये निकालना आपको कि 5005 के भाज्य गुणनखंड का रूप ये होगा। ये पहला और चौथा क्वेश्चन सेम है। सेम तरीके से आप दूसरा और तीसरा और पांचवा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि दो संख्याओं का, यदि दो संख्याएं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लो ए और बी, क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? HCF ऑफ AB एंड मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ AB। इसका मतलब क्या है? इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख देते हैं HCF इंटू LCM, यानी कि दो संख्याओं का गुणा करूं मैं डायरेक्ट, या उनका HCF और LCM को गुणा करूं, तो वो मान क्या आएगा? बराबर आएगा। ये एक तरीके से फॉर्मूला मान लो, ये केवल दो संख्याओं पे एप्लीकेबल होता है। तीन संख्याओं का निकालूंगा तो फिर नहीं होगा। ऐसा नहीं है ए बी इंटू सी और तीनों संख्याओं का LCM LCF, नहीं। केवल दो संख्याओं के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के HCF और LCM के क्या होता है? बराबर होता है। ये चीजें इसी पे आधारित है आपका पूरा दूसरा क्वेश्चन, सेम इसी पे, इसी लॉजिक पे। तो बात करूं, क्वेश्चन है कि
ये सिद्ध करना है, जांच भी करना है। पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जांच करना है कि ये बात सही है क्या, ये जो भी अपन ने फॉर्मूला लिखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है 26 और दूसरी संख्या आपकी 91। तो सबसे पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना मैंने बेसिक में आपको बता दिया है। तो इनके भाज्य गुणनखंड करता हूँ। 26 का भाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 एकम 2 13 और ये 13 एक। उसके बाद 91 में करूँ तो वो हो जाएगा आपका 7 का भाग चला जाएगा 13 बार, फिर 13 का भाग चला जाएगा 1 बार। तो ये इसके भाज्य गुणनखंड हो गए। तो इनके भाज्य गुणनखंड अगर मैं लिखूं तो 26 और 91। 26 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 और इसका हो जाएगा आपका 7 इंटू 13। तो मैंने आपको दोनों संख्याएं निकालना सिखाई थी। इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। HCF तो क्या होता है कि दोनों में आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या, नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 13। तो 13 और 13 दोनों में कॉमन है। जो कॉमन होता है वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। सीधा तरीका याद रखना, आपको किताब की भाषा याद नहीं रखनी है। खैर मैंने आपको वहाँ किताब की भाषा का मतलब भी समझाया था क्या है, आपको यहाँ केवल ये याद रखना है। उसके बाद एलसीएम में मैंने क्या बताया था कि जितनी संख्याएं दिख रही है आपको, एक संख्या केवल एक बार लेनी है, वो सारी लिख लेनी है। सबसे पहले 2 7 और 13 दिख रहा है मेरे को बस, तो मैंने सारी संख्या लिख ली, 2 7 और 13 लिख लिया। 2 7 होते, अब मुझे क्या लेनी है, सबकी मैक्सिमम पावर लेनी है। अब यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ है, ऊपर या नीचे, जहां हो मैक्सिमम पावर। 2 की पावर 1 ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 7 की पावर भी 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, तो 13 की पावर 1 ही ले लूंगा। यानी कि डायरेक्टली इसको गुणा कर दो। 13 स्थान 91, 91 इंटू 2 के हो जाएगा आपका 2 और 18, यानी कि 182 क्या हो जाएगा आपका। गुणा कर सकते हो आप, यहाँ 91 इंटू 2 को गुणा करोगे तो 2 एकम 2 18, 182 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया कि HCF तो हो गया आपका 13 और एलसीएम हो गया आपका 182। अब जो मैंने सूत्र लिखा था, क्या लिखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यहाँ लिख देना है कि हम जानते हैं कि या फिर चूंकि लगा के लिख देना A इंटू बी बराबर HCF ऑफ मैथ। ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, वरना डायरेक्टली HCF इंटू एलसीएम भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ मुझे A और B का मान पता, तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ पे A क्या है 26 और 91, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 26 इंटू 91 बराबर HCF है मेरे पास 13 और एलसीएम कितना हो गया मेरे पास 182। अब एक तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके देखना है, बाद में इन दोनों संख्याओं को गुणा करके देखना है। यदि इन दोनों का मान बराबर है तो मेरा सवाल सही है और ये फॉर्मूला भी सही है। अब बात करूं मैं 26 को 91 से गुणा करना है, ये रफ में करना है आपको। 26 को 91 से गुणा किया, 1 से करेंगे तो 6, 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर 9 से करेंगे, 9 5 45, 9 छकाणी 54, तो 4 हासिल का कितना हो जाएगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 हो जाएंगे आपका 23। यहाँ हो जाएगा आपका 6, ये 6, 3 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 2366। अब इसको गुणा करके देखना है, 182 को अगर मैं 13 से गुणा करूंगा, 182 को 13 से अगर गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, 8 दिया 24 हासिल का 2, 3 3 एकम 3, 3 2 5। उसके बाद 1 से करूँ तो 2 8 1, इनका टोटल हो जाएगा आपका 6 6 8 9 10 11 12 13 हासिल का 1, तो 2366। इधर कितना आएगा 2366, इसका मान कितना है 2366। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के HCF और दोनों संख्याओं के LCM के बराबर होता है। इसी तरीके से आपको चारों पांचों क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करना है, दोनों संख्याओं के भाज्य गुणनखंड निकालने हैं। उन दोनों संख्याओं के भाज्य गुणनखंडों से आपको क्या HCF और LCM निकालना है। जैसे ही HCF और LCM आपका निकल जाएगा तो HCF और LCM दोनों को गुणा करना है। जो संख्या आएगी वो इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि दोनों
हो गए। तो ये हमने जांच भी कर ली, एचसीएफ बता दिया कि एचसीएफ ये है, एलसीएम ये, और दोनों का जांच बताता हूँ। उसके अलावा बाकी 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो आपको करने हैं। यदि वो भी नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। लेकिन सेम क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। अब है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी दोनों सवाल आप बहुत इजी है, कर सकते हो, ठीक है, सेम मेथड से हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। इसमें भी कुछ नहीं, वही एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने हैं, लेकिन इसमें संख्याएं 3 दे रखी है, ये फर्क है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, तीसरे का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 3 संख्याएं दे रखी है मेरे को, 12, 15 और 21। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितनी भी संख्याएं दे दे तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता। अब 12, 15, 21 का क्या करना है? वही अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 का भाग देंगे तो 2 छक्की 12, फिर 2 का चला जाएगा 3, फिर 3 1, ये 12 हो गया। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 3 का जाएगा। दोनों संख्याओं का योग कितना होता है? 5 और 1 6, 6 के अंदर 3 का भाग जाता है तो 3 का जाएगा। तीनों पंजो 15, फिर 5 1, ठीक है। लास्ट संख्या आपका 21। 21 दोनों संख्याओं का योग कितना होता है? 3, 3 में 3 का जाता है ये, तो 3 का जाएगा, तीनों साता 21, फिर 7 का जाएगा। तो ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। आपको तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेने हैं, 12, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या मेरी 21, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड थे मेरे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के थे 3 इंटू 5 और इसके हो जाएंगे 3 इंटू 7। अब एचसीएफ और एलसीएम का दोनों मैंने आपको बताया था। एचसीएफ में तो कुछ नहीं, कॉमन देखना है, सब में जो कॉमन हो। 2 क्या सब में है? नहीं है, तो 2 नहीं होगा। उसके बाद 3 क्या सब में है? 3 इसमें, 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 तीनों में 3 है, तीनों में 3 है, तो इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा आपका? 3। उसके अलावा कुछ कोई संख्या को 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। यानी कि कॉमन देखना है आपको, बस कुछ नहीं, किताब की भाषा देखनी नहीं है, कॉमन देखना है। एचसीएफ का मतलब क्या है? मुझे उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है। एक चीज बताई कि मैंने, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कुछ भी नहीं है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम की अगर बात करूं तो मैंने क्या कहा था आपको, किताब की भाषा में जाना ही नहीं है। सबसे पहले जितनी संख्याएं मेरे को दिख रही है वो सीधी में लिख दूंगा। मेरे को सबसे पहले 2 दिख रहा है, उसके बाद मेरे को 3 दिख रहा है, उसके बाद 3 वापस दिखा, वापस नहीं लिखना, उसके बाद 5 दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे? 7 दिख रहा है। इसके अलावा कोई संख्या दिख रही है? 2 3 5 7, बस यही दिख रहा है। अब यहाँ क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार है? 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, इसको 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, यहाँ पावर 1 है। अब क्या करना, आपको मैक्सिमम पावर लेनी है हर जगह 2। तो मुझे ये देखना है कि 2 की अधिकतम पावर कहाँ है। यहाँ तो 2 है ही नहीं, 2 यहीं है, और तो इसकी अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 की अधिकतम पावर ये हो जाएगी, यहाँ 2 की पावर 2 लग जाएगी। और यहाँ देखो 3 की अधिकतम पावर कहाँ है? 3, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो कोई सा भी ले लो, 3 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। 5 की पावर अधिकतम कितनी है? 1 ही है, तो 1 मान लो, यहाँ 5 गुणा 5 और होता तो यहाँ 5 की पावर कितनी लिखता मैं? 2। अब यहाँ 7 की पावर 1, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, बस ये करना है, कुछ नहीं। अब यहाँ देखो, 4 3 12, 12 पंजो 60, 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 संग 42, ये हो जाएगा आपका 420। गुणा करके देख सकते हो आप। देखो मैंने कैसे किया, 4 3 12, 12 पंजो 60। अब यहाँ क्या इजी हो जाता है, 60, यहाँ तो गुणा कर दिया मैंने, 60 इंटू 7। अब जीरो का तो जीरो ऐसे कैसे देगा, 7 संग 42 लिख दिया, तो सीधा आपका आंसर कितना हो जाएगा? 420। तो यहाँ एचसीएफ तो हो जाएगा आपका 3 और एलसीएम हो जाएगा आपका 420। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। एक और मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि ये 3 संख्याओं का है, इस वजह से थोड़ी सी आपको दिक्कत ना हो। अगले एक और संख्या की अगर बात करें तो इसी का थर्ड पार्ट ले लेता हूँ मैं। थर्ड पार्ट 8 9 और 25, ये 3 संख्याएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 3 इंटू 3, और इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 5 इंटू 5। अब मैंने क्या बताया था आपको, एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ में क्या देखना है, बस कॉमन देखना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, क्या तीनों संख्याओं में कोई भी कॉमन आ रहा है?
कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, गुणा 1 यानी कि तीनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा हो तब एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ध्यान है, सहभाज्य संख्याएं देखी थी मैंने, सहभाज्य संख्याएं दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। उसके बाद बात करूं एलसीएम, एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा था, जितनी संख्याएं दिख रही है वो लिख लो, 2 दिख रहा है मेरे को, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। फिर उसकी क्या करनी है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 में लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और इसके लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है मेरे को 3, 3 की मैक्सिमम पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर 2, बस इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू 3 3 का 9 इंटू ये हो जाएगा 25। इन तीनों संख्याओं को गुणा कर दो, जो गुणा करोगे वही आपका आंसर होगा। अब देखो 8 नाम कितना हो जाएगा 72, 72 इंटू 25, इसको गुणा करूंगा तो 25 दूनी 50 की 0, हासिल का 5, हासिल का हो जाएगा 5, 5 को 20, 50 25, 5 30, 5 7 25 25 का देना, 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 25 25 चौक 100, ये हो जाएगा 175, 180। तो ये हो जाएगा आपका 1800। आपको डायरेक्टली गुणा करना है, आपको नहीं करना है इसे 8 नाम 72, इतना तो कर लोगे। 72 को क्या करूंगा मैं 25 से गुणा करूंगा, गुणा किया तो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 7 35, 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, गुणा का चिन्ह, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे किया मैंने 0, 6 4 10 की 0, हासिल का 1, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 1800 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। एक बार बेसिक वाला वीडियो जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा तो। अब हम करते हैं फोर्थ सवाल। फोर्थ सवाल आपको दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 457 का वो है 9, तो इसका एलसीएम बताओ मुझे। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या दो संख्याओं को यदि मैं गुणा करूंगा, a इंटू बी को अगर मैं गुणा करूंगा तो इनका एच सी एफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अर्थात इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो यहाँ पे ए और बी क्या है 306 और 457, ये मैंने लिख दिया 306 मल्टीप्लाई बाई 457 और एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे एच सी एफ 306 और 457 का मुझे दे रखा है 9, तो मुझे क्या ज्ञात करना है यहाँ से एलसीएम कितना 306 का और 457 का एलसीएम मुझे निकालना है। यहाँ डायरेक्ट आप एलसीएम भी लिख सकते हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखोगे मैथमेटिकली ज्यादा करेक्ट होता है। सही वो भी है, केवल एलसीएम लिखोगे तो यहाँ इसी की बात हो रही है। अब यहाँ देखो ये किस में गुणा में, तो इसको इधर लाऊंगा तो किस में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई बाई 457, ये गुणा में यहाँ किस में चला जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 9। तो इधर क्या बच गया आपका एलसीएम ओ 306 और 457 का एलसीएम। तो यहाँ 9 से डिवाइड करूंगा, दोनों संख्या डिवाइड हो जाएगी। आप इसको कर लो ताकि बाद में गुणा करने में आपके आसान रहे। 9 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो क्या हो जाएगा 9 7 63, कितना बचा 2, 65 था, 2 बच गया 27, 9 1 9, 9 2 18, 9 30 27, यहाँ कितना बच गया 73, इधर हो गया 306। तो 306 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 73 से, तो कितना आएगा 36 18, 0 तो एक ऐसा कैसे आ जाएगा 3 3 का 9 मल्टीप्लाई बाय 7 चंग 42, 42 ऐसे का और 7 3 21, तो ये हो जाएगा आपका 8 3 और 9 और 4 13, 1 तो 2, ये हो जाएगा आपका 22 338। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22, इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 338। ये क्या है आपका एलसीएम, किसका एलसीएम 306 का और 457 का एलसीएम। यहाँ आपको वैसे नहीं निकालना है कि मैं पहले 306 के गुणनखंड करूं फिर 457 के करूं फिर दोनों में से जो मैक्सिमम पावर आएगी वैसे करूं, वैसे नहीं करना, क्योंकि यहाँ हमको एक का एचसीएफ दे रखा है। तो इस तरीके से निकालना है जो कि इजीएस्ट तरीका हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये है आपका चौथा क्वेश्चन, आप इसे उतार सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए चर की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो किसी संख्या के अंत में 0 पर आएगा, अंत में 0 कब आएगा, एक नोट लगा के लिख लो, ये
कॉन्सेप्ट है, नोट लगा के लिख लो कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तब ही आ सकता है जब उसके गुणनखंड में कम से कम 1 2 इंटू 5 हो, अर्थात कम से कम गुणनखंड में 1 2 इंटू 5 आएगा, तभी उस संख्या के अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 अब पढ़ो आप। क्या है कि n की प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। 6 की पावर n क्वेश्चन में दे रखा है 6 की पावर n, ठीक है। तो n को एक बार n क्या दे रखी है, जहां n बराबर क्या है आपकी प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या होती है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 से लेके अनंत तक आप जा सकते हो, ठीक है। अब 6 के गुणनखंड करो। 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, अब यहाँ 6 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 इंटू 3, ये 6 के गुणनखंड होगा। यहाँ 6 की पावर n की जगह शुरुआत करता हूँ मैं 1 रखता हूँ, 1 रखा तो यहाँ 2 इंटू 3 की पावर भी मैंने 1 कर दी। 6 की पावर अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ मान लो मैंने 2 इंटू 3 की पावर भी क्या कर दी, 2 कर दो। फिर मैंने 6 की पावर 3 रखी, प्राकृत संख्या रखते जा रहा हूँ मैं n की जगह, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3। मान लो ऐसे करते 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 मैं 6 की पावर n तक चला गया कि जितना रखना मुझे 100 200 1000 जितना जहाँ तक रखना वहां तक रख दिया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। यानी कि n का मान मैं कुछ भी रख दूं, यहाँ 2 तो आ रहा है क्या गुणनखंड के अंदर आपको कहीं भी 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, 6 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 3 एक बार और आ जाएगा, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 ये कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। यहाँ 2 बार है मतलब 2 इंटू 3 एक बार और आ जाएगा, 2 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी उससे। तो यहाँ मैं n बार लिखूंगा तो भी अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड में क्या आएगा, केवल 2 इंटू 3 आएगा, कहीं पर भी 2 इंटू 5 नहीं आएगा। और यहाँ मैंने क्या लिखा है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आ सकता है जब उसके गुणनखंड में कम से कम 1 2 इंटू 5 आए। तो क्या इसमें पॉसिबल है कहीं भी 2 इंटू 5 आना, 2 इंटू 5 आना इसमें पॉसिबल नहीं है। अतः ये चीज लिखनी है। अब यहाँ का आपको ये चीज लिखनी है कि किसी भी संख्या के अंत में ये पूरी चौकी लगा के आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ लिख दोगे, सेम यहाँ उतारना है। उसके बाद चूंकि लगाए इसलिए 6 की पावर n, अब जो क्वेश्चन है वो एज इट इज लिख देना आपको। इसलिए 6 की पावर n संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ कारण लिख दूंगा मैं, चूंकि लगा के आधारभूत प्रमेय कौन सी आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता नियम से। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था जब आधारभूत प्रमेय में पढ़ा है कि इसका कि जो गुणनखंड होता है ये क्या होता है, अद्वितीय होता है भाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से करना है, यहाँ चूंकि लगा के ये लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आपको इसको यहाँ लिखना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। देखो पहली संख्या दे रखी है आपको 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक तरफ ये दे रखा है और दूसरी तरफ आपको दे रखा है और लगा के यहाँ दे रखा है, और दूसरी तरफ आपको दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये दे रखा है। अब ये बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्याएं क्या होगी,
मैंने आपको बताया था कि भाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए, एक का भाग जाना चाहिए, स्वयं का भाग जाना चाहिए, और उसके अलावा अगर मुझे एक भी ऐसी संख्या मिल गई जिसमें उस संख्या में भाग जाता हो तो मैं इसे भाज्य संख्याएं कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैंने 3 संख्याएं बता दी कि ये इसका भाग जाता है तो मैं इसे भाज्य संख्याएं बोल दूंगा। अब यहाँ देखो, ये पूरी गुणा में, यहाँ प्लस में 13 है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, 13 कॉमन ले लूंगा। 13 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया आपके 7 इंटू 11 बच गया। 13 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ इंटू इसकी जगह कितना बच गया, 1, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं इंटू में। प्लस में यहाँ कितना बच गया, 1, प्लस में 13 कॉमन ले लिया। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 77, 13 इंटू ये हो गया 77 प्लस 1, इसको लिख सकता हूँ 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 78। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो कि एक तो इस पूरी संख्या में, पूरी संख्या का तो भाग जाएगा ही सही, इसको गुणा करने पे जो भी आएगा उसका भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, यहाँ 13 का भी जाएगा और 78 का भी जाएगा, तो यह भाज्य गुणनखंड होगा। या फिर इसको क्या करेंगे आप, 78 के आप गुणनखंड कर लो। यहाँ 78 के अगर मैंने गुणनखंड किए तो 2 तिया 4, यहाँ पे भी आपका आंसर सही है, आप लिख सकते हो उसे भाषा में आगे, फिर भी गुणनखंड कर लीजिए। 2 तिया 6, 18, तो 2 नाम 18। अब यहाँ 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 13 और ये 13, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 1, ये 13 है ही सही आपका, 2 इंटू 3 इंटू, तो यहाँ मैंने बता दिया कि 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, 1 का भी जाता है और इसका स्वयं का भी जाता होगा। तो मैंने इतनी सारी संख्या बता दी है, मेरे को तो केवल 3 संख्याएं बतानी है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, अतः ये संख्या क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ये केवल नीचे भाषा में लिख देना आपको कि इसलिए संख्या क्या होगी, उसमें एक और स्वयं के अलावा इन संख्याओं का भी भाग जाता है, अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, इसलिए भाज्य संख्या होगी। और इधर की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं, प्लस में 5 है, यहाँ 5 है तो 5 कॉमन ले लूंगा। 5 अगर जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5, तो कॉमन ले लिया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको गुणा करना है। जैसे इसको गुणा करूंगा, 5 बार है ही सही, ये मल्टीप्लाई में, इसको अगर गुणूंगा 7 चंग, पहले इसको कोष्टक को अंदर से सोल्व कर लेते हैं। 7 चंग 42, इसको कर लेते हैं 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 16, 8 या 24, तो ये हो गया 7, पहले 6 मीटर 6 बाद 28। मैं इजी देख रहा हूँ कैसे आपके लिए इजी हो सकता है। इधर से किया 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 को 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28 इंटू 36 प्लस 1, इसको सोल्व कर लो। सोल्व किया इसको तो 5, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा आपको, 28 इंटू 36, 36 को मल्टीप्लाई किया 28 से, तो ये हो जाएगा आपका 8 पंच 40, 8 छंग 48, हासिल का 4, 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, हासिल का 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा आपका 8, 10 की 0, हासिल का 1, 8 9 1 10, ये हो जाएगा 1008, 1008। और ये प्लस में 1 है, 1008 तो इन दोनों का गुणा हो गया, प्लस में 1 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का निशान हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 1009। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 5 इंटू 1009। अब 1009 आते हैं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, 1 का भी भाग जाता है, 5 का भी जाता है, 1009 का भी भाग जाता है, और अगर मैंने 3 संख्या बता दी तो वो संख्या क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ कि दोनों संख्याएं कैसी है आपकी। अब आपका लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी खेल मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। ये मान लो कोई खेल मैदान है, उसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है, इसके अंदर इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और 18 मिनट बाद वो कहाँ आ जाती है, यहाँ सोनिया को लगते हैं आपके 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद है, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर। मान लीजिए रवि भी यहीं से चलना प्रारंभ करता है और वो कितने 12 मिनट के अंदर वो ये चक्कर पूरा कर लेता है। सोनिया 18 मिनट में करती है, तो एक ही समय एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और वापस चक्कर लगाएंगे, तो वापस यहाँ आने में कब किस टाइम पे वो वापस एक साथ मिलेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखो कभी भी भाषा का सवाल हो ना, तो उसका बहुत ही इजी तरीका पता करने का, यदि मुझे लगे कि जो संख्याएं मुझे दे रखी है उससे बड़ा आंसर आएगा
तो क्या होगा, उससे जो सबसे छोटी संख्या है, अगर उससे बड़ा आंसर आएगा तो क्या होगा, एलसीएम निकालना है। और अगर उससे छोटा आंसर आए, आपको लगे जो संख्या दे रखी है, तो क्या निकालना है, एचसीएफ भाषा के चक्कर में पढ़ना नहीं। बहुत इजी तरीका बताऊं। सोनिया ऐसे चलना प्रारंभ हुई, वो 18 मिनट में यहाँ आएगी, जबकि रवि 12 मिनट में ही यहाँ आ चुका है। मान लो रवि 12 मिनट में यहाँ आ गया, तब सोनिया यहीं कहीं रही होगी, क्योंकि वो तो यहाँ 18 मिनट में आएगी। जब 18 मिनट में सोनिया यहाँ आएगी, तब तक रवि आगे निकल चुका होगा। तो यानी कि 12 या 18 मिनट में तो दोनों इस जगह नहीं मिल सकते। तो यानी कि ये कब कहीं ना कहीं बाद में मिलेंगे। तो बाद में अगर कभी भी मिलेंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं से बड़ा आंसर आएगा, तो उस समय क्या होगा, मतलब इस एक संख्या से भी अगर बड़ा आंसर आ जाएगा, अगर इससे छोटा आंसर आएगा तो एचसीएफ, छोटी संख्या से भी, और अगर इनसे बड़ा कुछ भी आंसर आता है तो क्या निकालना आपको, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा इस सवाल में। एलसीएम का किस किस का, 12 का और 18 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, इनके क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 और 18। अब एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो जो संख्याएं दिख रही है वो सारी संख्याएं मैंने लिख ली। 2 और 3 ही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब मैंने क्या कहा कि 2 है, तो 2 की यहाँ देखना मैक्सिमम, यहाँ तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ का लेना 2 की पावर 2 लेना, मैक्सिमम पावर यहाँ है। 3 में देखना 3 की पावर 1 2, मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ। तो ये वाली पावर लेनी, ले ली। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 9, गुणा कर दो, 9 दूनी 4, 9 तीस 9 चौगुना 36, अर्थात दोनों 36 मिनट बाद वापस इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। देखते हैं, मान लो 12 मिनट में रवि यहाँ आ गया, लेकिन सोनिया यहाँ आई 18 मिनट में। अब वापस रवि दूसरे चक्कर 12 12 24 भारतीय 36 में भी यहाँ आएगा। सोनिया एक चक्कर में 18 यहाँ आ गई, दूसरा चक्कर 18 36 पे यहाँ आएगी, यानी कि 36 पे दोनों ये है। ये बात अलग है कि रवि तब तक तीसरे चक्कर में यहाँ पहुंचेगा और सोनिया दूसरे चक्कर में यहाँ पहुंचेगी, लेकिन अपन को क्या पूछा है कि सेम समय सेम जगह पे वापस कौन से कितने बजे, तो 36 मिनट बाद दोनों वापस इसी स्थान पे पहुंचेंगे। ये हमें हिंदी में लिखना है कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर पहुंचेंगे। ये हमें लिखना, पुनः प्रारंभिक स्थान पे पहुंचेंगे, ये नीचे लिख देना। और यह अपनी प्रश्नावली 1.1 पूरी हो जाती है। अब प्रश्नावली 1.2 सोल्व करेंगे हम अगले वीडियो में। यदि आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआती दिनों में आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। थैंक यू।